देखिए कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने एक ही रासायनिक प्रभाव को लिया कि सेल व बैटरी जो है वो क्या होते हैं। मैंने कहा सेल व बैटरी जो है वह आपका एक डीसी सोर्स है। और डीसी सोर्स किस लिए इंपॉर्टेंट है, इसका डेली रूटीन में हम क्या लेते हैं, यूजेबल लेते हैं। जैसे कि आपका कैलकुलेटर हो गया, जैसे आपकी रिस्ट वॉच हो गई, जैसे आप लोग क्या हो गया, जैसे कि बोल सकते रेलवे में यार्ड होते हैं, कंट्रोल रूम होते हैं, वहां पर इनका उपयोग लेते हैं। और कहाँ इन्वर्टर के तौर पर इसका उपयोग लेते हैं। तो चलती फिरती आपकी रिस्ट वॉच होती है, कलाई घड़ी होती है, उसमें उपयोग लेते हैं। तो वहां इनका इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। फिर मैंने कहा कि इसके अंदर जो भरा हुआ पदार्थ होता है वो क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। और ये रासायनिक प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, कौन, सेल व बैटरी। अब रासायनिक प्रभाव को समझने के लिए मैंने कहा कि इसके कुछ टर्मिनोलॉजी को जानना जरूरी है। मैंने कहा कि स्रोत विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्म वोल्टेज क्या होता है, इनके बारे में भी चर्चा की थी कल। फिर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बारे में बताया। फिर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है वो बताया। मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है किसी भी सेल या बैटरी का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, भाग है। क्या है इंपॉर्टेंट, भाग। कहने का मतलब जितना यह अच्छा होगा उतना ही बैटरी की कॉस्ट अच्छी होगी, बैटरी का आउटपुट अच्छा होगा, बैटरी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो ये सब निर्भर किस पे करेगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट। और मैंने कहा कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो किसके माध्यम से मापा जाता है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर नामक एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से पता लगाया जाता है कि बैटरी कितनी चार्ज है, कितनी डिस्चार्ज है, या फिर पूरी तरीके से कितनी तरीके मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, पूरी तरीके से चार्ज है या डिस्चार्ज की स्थिति को व्यक्त करती है। इसके बाद मैंने कहा कि जो पात्र जो उपयोग में लिया जाता है वो पात्र जो होता है मोस्टली करके पात्र कठोर रबर का होता है या फिर क्या होता है कठोर धातु का होता है, वो पात्र इसका उपयोग लिया जाता है। और उसके बाद था आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आज हम इलेक्ट्रोलाइसिस पर चर्चा करने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग कहां होता है, वो सब इसकी जानकारी। तो बताओ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, बताओ क्या, मैं बताता हूं। इलेक्ट्रोलाइसिस जो शब्द है इसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वैद्युत का मतलब क्या होता है, सप्लाई, और अपघटन का मतलब होता है बट जाना। अर्थात अगर मैं एक केमिकल पदार्थ है, इस केमिकल पदार्थ के अंदर मैं विद्युत धारा का प्रवाह कराता हूं तो क्या होते हैं, आयन बट जाते हैं। तो कैसे बोलेंगे अपन, जब जब रासायनिक पदार्थ जब रासायनिक पदार्थ में विद्युत धारा दी जाती है, विद्युत धारा दी जाती है तो उस में आयन बट जाते हैं, आयन विघटित हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं अपन, वैद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन। जैसे कि इसी जो आप यहां पात्र देख रहे हो, इसके अंदर जो धारा का प्रवाह हो रहा है ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव से क्या कर रही है, आपकी आउट हो रही है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, H2SO4 था, मैंने पात्र के अंदर H2SO4 भरा। जैसे ही पात्र के अंदर H2SO4 भरा और उसमें धारा बहने लगी तो हाइड्रोजन तो अलग बट गए और सल्फेट क्या हो गए, अलग बट गए। अगर मैं यहां लू कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो है आप लोगों का, तो इसमें कॉपर अलग बट गया और सल्फेट अलग बट गए। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है किसी भी सेल या बैटरी में जो अपने आयनों को बांटने का काम करती है। अब देख रहे हो H2SO4 अगर मैंने इसके अंदर भर दिया तो जो आपका पॉजिटिव एनोड है उस पर तो हाइड्रोजन पहुंच जाते हैं और नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है उस पर सल्फेट पहुंच जाते हैं। ऐसे ही इसमें कॉपर सल्फेट जो भरा और आपने धारा दी तो उस पर पॉजिटिव भाग तो किस पहुंच जाता है, पॉजिटिव बोल सकते हैं अपन, धनात्मक जो इलेक्ट्रोड होते हैं उस पर कॉपर सल्फेट, और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होते हैं उस पर क्या पहुंच जाते हैं आपके, सॉरी, इस पर कॉपर, इस पर क्या पहुंच जाते हैं, कॉपर सल्फेट। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। कल मैंने यही बताया कि अगर कोई बैटरी है उस बैटरी के अंदर धारा का प्रवाह तभी होगा जब बैटरी को लोड से जोड़ा जाएगा। और जैसी बैटरी को लोड से जोड़ेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा या टर्मिनल वोल्टेज पैदा होगा, उसके कारण इस बैटरी में धारा का बहना प्रारंभ होता है। ध्यान रखना इस चीज को, खासियत। तो इन दोनों को मैंने कल अच्छे से समझा चुका था। तो अगर इसके अंदर, इस रासायनिक पदार्थ के अंदर
अगर धारा का बहाव हो रहा है जिससे आयन बट रहे हैं तो वो किसके कारण? टर्मिनल वोल्टेज के कारण। ध्यान रख लेना। इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन प्रक्रिया को आगे समझने के लिए आगे हम चर्चा करते हैं। इससे संबंधित एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था माइकल फैराडे। कौन? तो माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन संबंधित 2 नियम दिए। कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। और उनको पहला प्रथम नियम और दूसरा कौन सा था आपका? दूसरा नियम बोल देंगे हम लोग उसको, दूसरा नियम। तो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, माइकल फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, माइकल फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है आपका विद्युत अपघटन, आपको समझ में आया होगा क्या है, ठीक है ना। तो और मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रक्रिया होती है इसका उपयोग जो है मोस्टली करके, जैसे कि कहां, एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने पर। जैसे कि सोनी समाज से या सोनार समाज से जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे कि चांदी का कोई पात्र है उस पर सोने की परत चढ़ानी है तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा होता है। और क्या, आपका जितने भी जैसे कि शुद्धिकरण वाली चीजें, धातु को निष्कर्ष करना है, धातु को शुद्धिकरण करना है तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया का उपयोग लिया जाता है। जैसे कि आपका नमक बनता है साल्ट, और उस साल्ट में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, तो वहां पर क्या किया जाता है, नमक को पानी में घोला जाता है और घोलने के बाद में पानी को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के माध्यम से उसको अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है ना। गंदगी एक तरफ एकत्र, तो धातु का निष्कर्षण, धातु का शुद्धिकरण, और प्रिंटिंग प्रेस में इस प्रक्रिया का भी उपयोग लिया जाता है। जो प्रिंटिंग प्रेस, छपाई वगैरह होती है वहां पर भी इसका उपयोग लिया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया आम डेली रूटीन में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके माध्यम से बहुत सारे कारखाने तैयार हो रहे हैं, कारखाने चल रहे हैं। सोनार समाज पूरी तरीके से इसी पर डिपेंडेंट है। इसके माध्यम से पदार्थों की परत चढ़ाने में सक्षम हो पाते हैं। कौन? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया को थोड़ा सा यहां लिखना है और उसके बाद में इस पर नियम पर चर्चा करेंगे। और ये नियम भी इतने पावरफुल हैं कि जिनका हम बोल सकते हैं प्रैक्टिकली तौर पर उपयोग लेते हैं। ठीक है ना। पहले तो यहां तक नोट करो, फिर एक एक करके हम नियम को पढ़ेंगे। देखो, विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, इसमें क्या है कि मैंने एक पात्र ले लिया और इस पात्र के अंदर भर दिया ये रासायनिक पदार्थ, इट मींस इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो देख रहे हो आप लोग, ये क्या है? इलेक्ट्रोड। क्या है? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड। देखो, विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या कहता है? किसी पात्र में भरा हुआ रासायनिक पदार्थ, कोई पात्र है उसमें रासायनिक पदार्थ भर दिया मैंने साहब, ठीक है। रासायनिक पदार्थ जब मैं भर दूंगा इसके अंदर, तो इस इलेक्ट्रोड पर ये रासायनिक पदार्थ क्या करेगा? जमेगा, एकत्रित होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? एक पात्र लूं, उस पात्र में रासायनिक पदार्थ भर दूं, रासायनिक पदार्थ भरने पर वो रासायनिक पदार्थ किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होगा। जब इलेक्ट्रोड जमा होगा तो उसमें मैं धारा प्रवाह कराऊं। उसमें क्या कराऊं? मैं धारा प्रवाह कराऊं। तो धारा प्रवाह कराने पर वह मुक्त हुआ पदार्थ का द्रव्यमान उस धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। अर्थात कह सकते हैं हम एक लाइन में, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, द्रव्यमान बोले तो मास, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाह धारा या विद्युत मात्रा के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। तो उसे विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहते हैं। प्रथम नियम कहते हैं। किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाह धारा या विद्युत मात्रा के समानुपाती होता है तो उसे विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहते हैं। अब क्या मैंने ये कहा, ये इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान का मतलब है कि
एक फ्री अवस्था में कोई पदार्थ है, जैसे कि कोई भी घोल भर रखा है तो पदार्थ है, वो पदार्थ क्या है, इसके आसपास एकत्रित है। अगर मैं इसमें धारा प्रवाह कराऊं, इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से इस घोल के अंदर धारा प्रवाह कराऊं, तो वो धारा क्या होगी, उस द्रव्यमान के क्या होगी, समानुपाती। तो ऐसे कह सकता हूं M समानुपाती I। अरे है कि नहीं, M समानुपाती I। अब जब धारा चलेगी तो समय उसके साथ चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखता हूं, M बराबर ZIT, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं M समानुपाती Q। तो क्या लिखा है, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, प्रवाह धारा या फिर विद्युत मात्रा, तो विद्युत मात्रा किसे बोलते हैं, Q को, कि क्या होता है, समानुपाती। क्या लिख सकता हूं, M बराबर M समानुपाती Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। जब इस समानुपात चिन्ह को हटाऊं तो क्या लिखूंगा, M बराबर ZIT। अरे Q का मान क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। इसको ध्यान रखना, विद्युत मात्रा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा आता है निम्नलिखित में विद्युत मात्रा जो होती है उसकी इकाई होती है, तो क्या होगी, एम्पियर सेकेंड। क्या होगी, एम्पियर सेकेंड। ध्यान रखना इस चीज को, है ना। तो किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाह धारा या विद्युत मात्रा के समानुपाती होता है, तो उसे विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहा जाता है। यह है सर आपका पदार्थ का द्रव्यमान। पदार्थ का द्रव्यमान किस में लिया जाएगा, किलोग्राम में। वैसे किलोग्राम में नहीं, यहां पर किस में लिया जाता है, आपको मैं बता देता हूं, mm, मिलीग्राम, सॉरी mg में। किस में लिया जाएगा, mg। ठीक है, यह है रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक, और यह प्रवाह धारा, और ये क्या है, समय। समय किस में लिया जाएगा आपका, सेकंड में। धारा किस में ली जाएगी, एम्पियर। ठीक है ना। तो विद्युत अपघटन का प्रथम नियम ये होता है आप लोगों का। अब इसमें जो एक चीज दिखने वाली है, पदार्थ का द्रव्यमान जो होता है वो आपको पता है कि क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का शाब्दिक अर्थ होता है एक निश्चित मात्रा। किसी भी पदार्थ की एक निश्चित मात्रा द्रव्यमान को इंडिकेट करती है, करती नहीं करती है, और उसकी मात्रा का क्या होती है, किलोग्राम, मिलीग्राम या ग्राम में इंडिकेट करते हैं। जेड जो होता है रासायनिक तुल्यांक, ये शब्द एक नया आता है, रासायनिक तुल्यांक। तो रासायनिक तुल्यांक क्या होते हैं, रासायनिक तुल्यांक सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सामान्य रासायनिक तुल्यांक और एक होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, परमाणु भार और संयोजकता का अनुपात, क्या कहलाता है आपका, रासायनिक तुल्यांक। तो पहले यहां तक नोट करो, इसके बाद मैं रासायनिक तुल्यांक लूंगा। रासायनिक तुल्यांक जो भी प्रकार है वो भी लूंगा। रासायनिक तुल्यांक की यूनिट है, रासायनिक तुल्यांक संबंधित फॉर्मूला जितने भी जो भी बनता है वो सब। और उसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में कौन सा नियम लेंगे अपन, दूसरा नियम। उतार है, कर लो नोट। रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक। देखो रासायनिक तुल्यांक जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है ना। होता क्या है रासायनिक तुल्यांक, वो जान, परमाणु भार तथा संयोजकता के अनुपात को एटम वेट अपॉन वैलेंसी के रेशो को रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, रासायनिक तुल्यांक। तो देखें इसे जेड से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं, जेड से व्यक्त करते हैं। तो कैसे लिख देंगे, जेड बराबर परमाणु भार बटे परमाणु भार अपॉन क्या है आपका, संयोजकता। इसको क्या बोल सकते हैं, एटम वेट अपॉन वैलेंसी, ठीक है ना। यूनिट क्या होगी सर इसकी, ग्राम प्रति कूलम। क्या होगी, ग्राम प्रति कूलम। और कुछ हो सकती है क्या, और कुछ हो सकती है, ग्राम आपको पता है कि जो क्यूला में आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी।
तो Q बराबर क्या हो जाएगा I इंटू टी, तो कुछ भी कह सकता है एम्पियर इंटू सेकेंड, तो ये भी यूनिट बन सकती है ग्राम प्रति एम्पियर सेकेंड, ग्राम प्रति कूलाम, ग्राम प्रति एम्पियर सेकेंड। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुकी है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो रासायनिक तुल्यांक क्या होगा कि जैसे कि अब परमाणु भार किसे कहते हैं, आप सब जानते हो एटम वेट, कि जब कोई भी परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन दोनों का जो टोटल योग कर देते हैं तो परमाणु भार को इंडिकेट करता है, अर्थात प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ने पर परमाणु का भार निर्माण होता है। उस पर जो संयोजकता पाई जाती है उसका क्या होता है अनुपात, वही क्या है आपका रासायनिक तुल्यांक। तो रासायनिक तुल्यांक के बारे में बेसिक सी जानकारी ये। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं वो देखें, जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन तत्व, ऐसे कर लेता हूं, तत्व का परमाणु भार कितना, 1.0088 ग्राम, मिलीग्राम में होता है, 8 है, ऐसे कर लेता हूं मैं, 8 मिलीग्राम है, तथा इसकी संयोजकता कितनी है, 1 है। तो रासायनिक तुल्यांक होगा, तो बस सॉल्व कर देंगे हम लोग, कैसे करेंगे, वही रासायनिक तुल्यांक बराबर परमाणु भार बटे संयोजक। ऐसे कोई भी तत्व हो सकता है, जैसे आपका कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, बस परमाणु भार लो 1.008 बटे 1, तो वही वैल्यू आनी 1.008 के लगभग। तो क्या आंसर दोगे आप यहां पर, मिली या ग्राम में तो ग्राम, तो मिलीग्राम प्रति कूलम। तो जो आपका एग्जाम दे रखा हुआ है मिलीग्राम या फिर ग्राम, तो इसके हिसाब से क्या करना है आपको आंसर देना है। तो ये इसको नोट करें सबसे पहले। तो अब देखना है आपको विद्युत रासायनिक तुल्यांक, क्या देखना है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो नोट में लिख लो, उसको डालो नोट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये सिर्फ रासायनिक तुल्यांक था, अब है आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक। मैंने आपको रासायनिक तुल्यांक को निकालने का फॉर्मूला बता दिया, लेकिन अगर विद्युत रासायनिक तुल्यांक देकर बात कर ले तो फिर आंसर क्या आएगा। तो नोट में लिखना है आपको, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। जैसे आपके पास में एक फॉर्मूला था प्रथम नियम के अनुसार, m बराबर z इंटू आई इंटू टी, ठीक है। अब देखना, जैसे कि उसी पात्र के अंदर अगर मैं 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा लूं, उसी पात्र के अंदर, जैसे वो पात्र आपका ले रखा था नियम के अनुसार जिसके अंदर धारा दे रहा था, उसमें 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा लूं, तो क्या होगा, उस पात्र में मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान रासायनिक तुल्यांक के क्या होगा, बराबर होगा। जब ऐसी अवस्था हो, ऐसी अवस्था बने, तो उस अवस्था को ही कहा जाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। सुनना, कैसे कहेंगे हम लोग, यदि एक पात्र में बोल सकते हैं, एक पात्र में भरा हुए रासायनिक पदार्थ में 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा दी जाए, तो उसमें मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। तो ऐसी अवस्था को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, कई मुझे रासायनिक तुल्यांक की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता अपॉन 96,500 कूलम। इसका दे देंगे हम भाग, और जब इसका भाग दे देंगे हम तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक निकल के आ जाएगा। याद करो 96,500 क्या था, 1 फेरेड बराबर 96,500 कूलम हुआ करता था, समझ में नहीं। तो उसका क्या करेंगे, इस वाली पूरी जो वैल्यू है उसमें हम 96,500 क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक निकल के आ जाएगा। जैसे कि जस्ट इमेज करो, अभी मैंने क्या लिया था एग्जाम्पल के तौर पर, कि भाई आपका हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, इसका परमाणु भार कितना था, इसका 1.008 जो भी था mg, मिलीग्राम में बता दिया मैंने,
और इसका संयोजकता कितनी थी, कितनी थी, 1। अब क्वेश्चन उसने ये कर लिया कि बताइए अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होगा। अब पता है आंसर वही नहीं आएगा जो इससे पहले हमने सवाल किया था। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता अपॉन 96,500 किलो। तो परमाणु भार बटे इसकी वैल्यू टोटल कितनी आई थी, 1.008 बटे 96,500 किलो। तो ये इसका क्या होगा, आंसर निकल के आएगा। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0104, 0.00104 बता ले। यहां ये एक जीरो नहीं है, यहां से हटा देना इसको बस। अब सही है, 0.0104 जो है इसका आंसर आएगा। मैंने क्या इसकी वैल्यू परमाणु भार बटे संयुक्ता जो वैल्यू निकाली थी 1.008 वैल्यू निकल आई थी, तो उसमें 96,500 किलो क्या दे दो, भाग दे दो। मतलब ये वैल्यू निकाल लो पहले, तो फिर उसमें 96,500 क्या दे दो, भाग दे दो। जो वैल्यू वो आपकी आएगी, मिलीग्राम में थी, ध्यान रख ली। चले भाई एक प्रॉब्लम्स लिखो। लिखो एक कॉपर धातु जिसका परमाणु भार, एक कॉपर धातु जिसका परमाणु भार 63.57 के क्या 63.57 मिलीग्राम भार लिख रहे हैं ना अपन लोग, परमाणु भार मिलीग्राम है, तथा उसकी संयोजकता 2 है, उसकी संयोजकता 2 है, संयोजकता 2 है। तो सामान्य रासायनिक तुल्यांक व विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होगा। तो सामान्य रासायनिक तुल्यांक व विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होगा, कीजिए। तो एक कॉपर है, उस कॉपर का परमाणु भार कितने रखा है आपका, कितना है 63.57 और उसकी संयोजकता कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो रासायनिक तुल्यांक, सामान्य रासायनिक तुल्यांक व विद्युत रासायनिक तुल्यांक निकालिए। महेंद्र कॉपर जो है इसका सॉल्यूशन देखो कितनी है, 2। अब आपको क्या निकालना है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक निकालना है और एक सामान्य रासायनिक तुल्यांक निकालना है, दोनों निकालने हैं आपको। तो सामान्य रासायनिक तुल्यांक निकालने का फॉर्मूला क्या था, परमाणु भार बटे संयोजकता। तो परमाणु भार कितना है भाई आपका 63.57 अपॉन 2 कितना आ रहा है 31.78। ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी। अब निकालना है आपको विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर निकालना है आपको बता देता हूं, सामान्य रासायनिक तुल्यांक ये से कर लो भले, सामान्य रासायनिक तुल्यांक बटे 96,500। इसको मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं, ये तो हो ही गया था अपना, है ना। तो सामान्य रासायनिक तुल्यांक जो वैल्यू कितनी आ रही थी 31.78 बटे 96,500, भाग देने पर कितनी वैल्यू आ रही है 0.0003293 ये वैल्यू इसकी आएगी आपकी। अगर वैल्यू यहां पर मिली में दे रखी है, मिली प्रति ग्राम, तो वो बस चेंजेबल के ऊपर है, चेंज करके देख लेना, जो भी वैल्यू आपको निकल के आ जाए। ठीक है, तो कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होने वाला। अगर रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में अगर दे रखा है
तो आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो अब लेते हैं अपन फैराडे वैद्युत अपघटन का दूसरा नियम। डालो। फैराडे वैद्युत अपघटन का दूसरा नियम। देखो फैराडे वैद्युत अपघटन का दूसरा नियम क्या कहता है, यदि भिन्न भिन्न पात्र लिए जाएं और उनमें रासायनिक घोल भरा जाए, रासायनिक घोल जानते हो, इलेक्ट्रोलाइट भरा जाए, और एक ही समय पर एक ही धारा दी जाए तो प्रत्येक प्रत्येक पात्र बोले तो कंटेनर, पात्र में मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। क्या होता है, के समानुपाती होता है। तो उसे क्या कहते हैं, फैराडे वैद्युत अपघटन का दूसरा नियम कहते हैं, दूसरा नियम कहते हैं। हैंड राइटिंग समझ में आ रही है ना, चल जाएगी भाई, ऐसी हैंड राइटिंग है, ठीक है ना। तो कर्सिव तो आती नहीं जैसे भी लिख पाऊं। अब देखना यहां पर मैंने क्या किया, फैराडे ने कहा कि भैया ऐसा करो, आप डिफरेंट डिफरेंट पात्र ले लो, कंटेनर, और डिफरेंट डिफरेंट पात्र के अंदर क्या करना है, आपको धारा बहानी है। तो इस पदार्थ का मुक्त हुआ द्रव्यमान m1, इसका m2 और इसका m3। तो कहा कि प्रत्येक पात्र में मुक्त हुए द्रव्यमान जो है रासायनिक तुल्यांक के क्या है, समानुपाती, m2 समानुपाती Z2 और m3 समानुपाती Z3। जब इन तीनों का उपयोग लिया तो क्या कहा उसने, m1 बटे Z1 बराबर m2 बटे Z2 बराबर m3 अपॉन Z3। और यही नियम कहना है आपका क्या, वैद्युत अपघटन का दूसरा नियम। क्या किया, यदि भिन्न भिन्न पात्र लिए जाएं, एक पात्र, दो पात्र, पात्र एक ले लिया आपने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, भिन्न भिन्न पात्र लिए जाए, उनमें रासायनिक घोल भरा जाए, आपने रासायनिक घोल भर दिया, ये रासायनिक घोल भर दिया जाए, और एक ही समय में, एक ही समय का मतलब होता है 1 सेकंड और धारा 1 एम्पियर, एक ही समय में, मतलब अगर ये 5 सेकंड, जैसे 1 सेकंड में इसको स्टार्ट करना तो 1 सेकंड, एक सबको एक ही टाइम, एक ही सेम समय दिया जाए और सेम धारा दी जाए, तो प्रत्येक पात्र के अंदर मुक्त हुआ द्रव्यमान रासायनिक तुल्यांक के क्या होगा, समानुपाती होगा। और इस प्रकार के कथन को कहा गया फैराडे वैद्युत अपघटन का दूसरा नियम। इसको नोट कर लो। वैद्युत अपघटन के, वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। पहला है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हिंदी में बोलेंगे धातु रंजन, धातु रंजन। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, धातु रंजन। नेक्स्ट है आपका विद्युत वाहक बल उत्पादन, नेक्स्ट है आपका कैपेसिटर निर्माण, नेक्स्ट है धातु शोधन, नेक्स्ट है धातु निष्कर्षण। तो ये सब आपके क्या है, वैद्युत अपघटन के क्या है, अनुप्रयोग होते हैं।
और एक है इलेक्ट्रोटाइपिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग, विद्युत मुद्रण, विद्युत मुद्रण, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोटाइपिंग। तो विद्युत अपघटन के उपयोग कहां कहां लिए जाते हैं वो सब मैंने यहां पर लिखा है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु रंजन, एक कोई भी जैसे पदार्थ है उस पदार्थ में दूसरे पदार्थ की परत चढ़ानी है तो इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका उपयोग विद्युत अपघटन प्रक्रिया का उपयोग लिया जाएगा। विद्युत वाहक उत्पादन, जैसे विद्युत वाहक उत्पादन करने के लिए कहां, बैटरियों में, बैटरियों में विद्युत वाहक उत्पादन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया का उपयोग लिया जाता है। मतलब बैटरी का निर्माण करने में विद्युत अपघटन का क्या होता है, मेन योगदान होता है। कैपेसिटर का निर्माण करने में, धातुओं को शुद्धिकरण करने में, धातुओं के अंदर अशुद्धि की मात्रा जो छुपी होती है, बहुत सारी होती है, गैंग अधात्री होती है, उनको अलग करने में। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोटाइपिंग में इसका उपयोग लिया जाता है। ठीक है, जो टाइपिंग जो होती है, इलेक्ट्रो टाइपिंग का मतलब होता है जैसे अखबार वगैरह होते हैं आपके, तो वहां पर इनका क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं ना कई बार सर्दियों में अखबार जो होते हैं उन पे से हाथ लगाते हैं तो उसमें काली काली सी क्या आती है, स्याही बन निकल के आ जाती है। तो क्या होती है, सप्लाई के माध्यम से वो सब प्रोसेस बन पाता है। ठीक है ना, तो नोट करें इसको, हाँ सब सभी नोट करें।